हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th के बाद जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं सीईटी या नीट का, उनके लिए ये क्वेश्चंस है जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, जनन स्वास्थ्य से है। तो देखिए, हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन एक विकासशील भ्रूण में उल्बोधन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, कह रहा है ये जो चारों ऑप्शन है, इनमें से विकासशील भ्रूण में उल्बोधन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी उल्बोधन द्वारा किनको, इनमें से किसको नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका हमारा आंसर होगा क्या, हमारा आंसर होगा क्या, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा, भ्रूण का लिंग। तीसरा, डाउन सिंड्रोम। चौथा, पीलिया। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है क्या है, किसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो पीलिया होगा यहाँ पे। पीलिया के द्वारा क्या, उल्बोधन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, उल्बेधन द्वारा जांच की जाती है। तो देखिए, उल्बेधन द्वारा क्या जांच की जाती है, उल्बत्रल के द्वारा उल्बेधन के द्वारा गुणसूत्री प्रारूप की, विकासशील भ्रूण के कोरियोनिक तरल की, इसे खंडित तालु का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और चौथा है हमारा, यह सामान्यतया किया जाता है जब एक स्त्री 14 से 16 सप्ताह सगर्भता के मध्य हो। तो देखिए, हमारा इसका आंसर होगा उल्बेधन के द्वारा गुणसूत्री प्रारूप की। तो उल्बेधन किसके द्वारा जांच किया जाता है, तो उल्बतरल के द्वारा गुणसूत्री प्रारूप की। देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, अवधि संयम के दिन होते हैं। क्या कह रहा है, अवधि संयम के दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं। तो देखिए, अवधि संयम के बारे में पहले समझ लेते हैं। आवर्त प्रावस्था का जो होता है 12 से 14वां दिन अंडमोचक दिन होता है। आवर्त प्रावस्था का जो मासिक ऋतुस्राव होता है, उसका 12 से 14वां दिन अंडमोचक दिन होता है। और शुक्राणु मादा जनन तंत्र में 2 से 3 दिनों तक जीवित रहता है, इसलिए 10वें से 17वें दिन निषेचन के सबसे अधिक संभावना वाले दिन होते हैं। यानी 10 से 17वें दिन के अंदर करेंगे तो क्या होगा, वो निषेचन करेंगे तो वो क्या होगा, जाइगोट का निर्माण कर लेगा। तो हमारा आंसर सही होगा क्या, दूसरा हमारा आंसर सही होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, कंडोम या फेमिडोम। फेमिडोम का मतलब होता है स्त्री कंडोम, और ये कंडोम का मतलब होता है क्या, पुरुष कंडोम। पतली महीन रबर टेलेक्स आवरण से बने होते हैं, जो आवृत करने ढकने के उपयोग में लिए जाते हैं। तो देखिए, किसको ढकने के उपयोग में लिए जाते हैं, नर के शिश्न को, मादा के गर्भाशय के ग्रीवा को, विकल्प पहला और दूसरा, यानी नर के शिश्न और मादा के गर्भाशय के ग्रीवा दोनों को, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए, इन दोनों को उपयोग में लिया जाता है। ये जो कंडोम है, ये नर के शिश्न को ढकने में लिया जाता है, और फेमिडोम जो है मादा में गर्भाशय के ग्रीवा को ढकने में सहायक होता है। तो विकल्प हमारा पहला और दूसरा
दोनों होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कॉन्डोम डायफ्राम के गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीमों का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि क्रीमों का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन है स्नेहक के लिए, यानी स्नेहक है तो गर्भ निरोधक की प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु, रोगाणुओं को मारने हेतु उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्रीमों का यूज किस लिए किया जाता है, गर्भ निरोधक की प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाती है। तो आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाती है। तो कौन सी इसमें से आईयूडी है, तो हमारा इसमें से आईयूडी होगा कौन सा। देखिए पहला तो दिया है गैर औषधीय, दूसरा तांबा मोचक आईयूडी, तीसरा पहला तथा दूसरा दोनों यानी गैर औषधीय और तांबा मोचक आईयूडी, और चौथा है हार्मोन्स मोचक आईयूडी। तो हमारा इसमें आंसर होगा क्या, विकल्प पहला तथा दूसरा दोनों, ये हमारा तीसरा सही होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है तांबा मोचक आईयूडी का उपयोग किसको संदमित करने के लिए किया जाता है। तो क्या कह रहा है, तांबा मोचक आईयूडी का उपयोग, इसका उपयोग जो है आईयूडी का उपयोग किसको संबंधित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए पहला हमारा जो ऑप्शन है अंड की सक्रियता, दूसरा गर्भाशय की सक्रियता, तीसरा शुक्राणुओं की गतिशीलता, चौथा अंड की गतिशीलता। तो इसमें हमारा आंसर होगा क्या, शुक्राणुओं की गतिशीलता। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, खाई जाने वाली गर्भ निरोधक अंतःरोपण को रोकती है। मतलब कौन सी, मतलब क्या है यहाँ पे एक जगह पे जो कि गर्भ निरोधक को रोकता है। इसके साथ साथ शुक्राणुओं में प्रवेश को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा बी की गुणवत्ता को बदल देता है। पहला क्या है, अंडोत्सर्ग श्लेष्मा, दूसरा अंडजनन संरचना, तीसरा अंडजनन केंद्रक, चौथा शुक्राणु जनन श्लेष्मा। तो हमारा इसका आंसर होगा क्या, अंडोत्सर्ग और श्लेष्मा, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए खाई जाने वाली गर्भ निरोधक अंडोत्सर्ग अंतःरोपण को रोकती है। इसके साथ साथ शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्मा की गुणवत्ता को बदल देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण विधि को सबसे सुरक्षित समझा जा सकता है। मतलब इन चारों में से कौन सी विधि है जो जन्म नियंत्रण के लिए सबसे सुरक्षित है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है लय विधि, दूसरा भौतिक अवरोधन का उपयोग, तीसरा अनचाही सगर्भता का समापन, चौथा बंध्यकरण। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा चौथा होगा बंध्यकरण। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 10 नंबर, सगर्भता की किस प्रावस्था के दौरान एमटीपी सुरक्षित है। सगर्भता की किस प्रावस्था के दौरान एमटीपी सुरक्षित है। प्रथम तिमाही में, द्वितीय तिमाही में,
देखिए हमारा ऑप्शन सेम सेम दे दिया है। और चौथा हमारा होगा चतुर्थ तिमाही में, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? प्रथम तिमाही में। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेपेटाइटिस बी तथा HIV फैलते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी और HIV किसके द्वारा फैलते हैं? सुइयां साझा करने से, रुधिर का आदान करने में, संक्रमित माता से शिशु में, ये सभी। तो देखिए हेपेटाइटिस बी और HIV फैलते हैं इन सभी से, सुइयां साझा करने से भी फैलते हैं, रुधिर के आदान करने से भी फैलते हैं, संक्रमित माता से भी शिशु में फैलते हैं। तो देखिए ये क्या होगा हमारा चौथा ऑप्शन, ये सभी। देखिए 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जन्म नियंत्रण की एक कानूनी विधि है, यानी जन्म नियंत्रण का क्या कह रहा है हमारा, कौन सा एक कानून विधि है? देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि जन्म नियंत्रण की एक संवैधानिक विधि आवधिक संयम होती है, जिसमें आवर्त चक्र में 10 से 17वें दिन में दंपति संभोग से दूर रहते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा जन्म नियंत्रण की एक कानूनी विधि, एक उचित दवाई लेकर गर्भपात, ये हमारा कानूनी नहीं है। देखिए दूसरा, महावरी चक्र के 10 से 17वें दिन के लिए बाह्य स्खलन, भोर के समय मैथुन के समय अपरिपक्व स्खलन। तो देखिए इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। ये क्या है? जन्म नियंत्रण की एक कानूनी विधि है जो महावरी यानी ऋतुस्राव के 10 से 17वें दिन के लिए बाह्य स्खलन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दंपत्ति बंध्य हो सकती है। तो देखिए इसके लिए एक दंपत्ति बंध्य हो सकती है, इनमें से कौन सा आंसर है? तो देखिए बंध्य दंपत्ति असुरक्षित जनन यानी मैथुन के बावजूद भी बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं। बंध्य दंपत्ति का मतलब है कि असुरक्षित जनन या मैथुन के बावजूद भी बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं। इसका कारण शारीरिक भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, दवाइयाँ भी हो सकती हैं, प्रतिरक्षण संबंधी या मानसिक विकार भी हो सकते हैं। तो इनमें से क्या होगा? शारीरिक विकार के कारण, जन्मजात विकार के कारण, मानसिक विकार के कारण, और चौथा क्या हमारा? ये सभी। तो देखिए दंपति बद्ध में ये हमारा ऑप्शन जो होगा ये सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीकी को परख नली शिशु कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है? तो देखिए अंतः जीव द्रव्य शुक्राणु निर्वेशन, अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन, युग्मक का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण, और चौथा है हमारा युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि परख नली शिशु कार्यक्रम में अंतःपात्र निषेचन यानी IVF की तकनीकी और युग्मनज अंतःफैलोपियन नलिका में स्थानांतरित की तकनीकी को काम में लिया जाता है। ZIFT एक विधि है जिसे बाध्यता के उपचार में प्रयोग किया जाता है, जिसे पात्र निषेचन यानी शरीर के बाहर निषेचित अंड को मादा के फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में स्थापित किया जाता है। तो देखिए इसका हमारा आंसर होगा क्या? युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण, ZIFT। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है IUT का क्या अर्थ है? तो IUT का क्या अर्थ है? पहला है अंतरागर्भाशयी स्थानांतरण, दूसरा है अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, तीसरा है गर्भाशय में स्थानांतरण, और तो चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा आंसर होगा क्या? अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, IUT, गर्भाशयी स्थानांतरण, ये हमारा चौथा आंसर
सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा IUI का क्या अर्थ है। तो देखिए IUI का क्या अर्थ है। पहला हमारा ऑप्शन है अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, दूसरा है अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन। देखिए यहाँ पहला अंत है और दूसरा हमारा क्या है, अंतरागर्भाशय वीर्य सेचन। तीसरा गर्भाशय में वीर्य सेचन, चौथा आंतरिक गर्भाशय वीर्य सेचन। तो देखिए इसमें से हमारा आंसर होगा अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन। देखिए ये हमारा पहला सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम अपने एक और नए वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।